जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम बर्ड एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का सन 2022 का अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। 2 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं GJ सेट। तो बच्चों देखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो ये अनसॉल्व जो है, ये आपकी पढ़ाई जो आपने साल भर मेहनत करी है उसमें आपको फाइनल टच देने वाला है। अगर आप हमारे साथ साथ अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे और जो भी हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको अगर आप लिखेंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जैसा कि हम लोग पहले सॉल्व करते रहे हैं कि पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 6 प्रश्न होते हैं 1-1 अंक के। तो आज भी पहला सेट है, उसका पहले का पार्ट है षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक है CDS, NaCl, Cu और KNO3। तो देखिए, जो CDS आपका है, ये जो होता है ये षटकोणीय आद्य क्रिस्टल होता है, यानी इसका उत्तर सही है वो यही है। CDS षटकोणीय आद्य क्रिस्टल होता है। NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC है। NaCl है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपका कॉपर जो है, आपका जो कॉपर है वो है CuBiC क्यूबिक, सिंपल घनी है। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो है ऑर्थो रोम्बिक, विषम लंबाच। तो हमने आपको चारों बता दिए। CDS आपका जो सही आंसर है, षटकोणीय आद्य क्रिस्टल होता है। NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फलक केंद्रित घनी। और कॉपर आपका साधारण क्यूबिक होता है और पोटेशियम नाइट्रेट आर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष होता है। तो सही आंसर है CDS, जिस पे हमें लिखना है। इसके बाद जो खा पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये विलयन वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इनमें से श्यानता, प्रस्तनाव और प्रकाशिक घूर्णन ये विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, अर्थात ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। परासरण दाब विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसका सही आंसर होगा जाके परासरण दाब, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ने पर परासरण दाब विलयन का बढ़ जाता है और अणुओं की संख्या घटने पर विलयन का परासरण दाब घट जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परासरण दाब। खा का ये वाला पार्ट सही है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। कहने का मतलब ये है कि अभिकारक पदार्थ के वे अणु जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर एक अणु से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है तो प्रथम कोटि की, 2 से द्वितीय, 3 से तृतीय, इस प्रकार से जितने अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया आपसे पूछी गई है। तो देखिए, पहला जो उदाहरण है CH3COO CH3 + H2O, ये मान के चलिए जल किसी भी अणु किसी भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है सामान्यतया। तो ये वाली जो अभिक्रिया की कोटि होगी जाके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी जाके। पहली वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरी वाली में 3 अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरी वाली में एक भी अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है, इसलिए यह 0 ऑर्डर रिएक्शन है।
और चौथी वाली में 2 अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें से हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया पूछा गया है, तो इसमें से जो सही विकल्प होगा वो तीसरा होगा, यानी कि यह अभिक्रिया ऐसी है जिसमें एक भी अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। अब है पहले का घ पार्ट। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो चलिए ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं। CHO CHOH का होल 4 होता है, तो हम इसको 4 बार खोल कर लिखे ले रहे हैं। CHOH CHOH CH2OH। इन्होंने पूछा है कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं, कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। तो हमें देखना है कि कहाँ OH समूह ऐसा है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो OH जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे? यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी एक वैलेंसी ही केवल दूसरे कार्बन से जुड़ी हो तो उसको प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन से जब OH समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कहेंगे। यहाँ पर जो OH जुड़ा हुआ है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी इधर कार्बन से है और दूसरी वैलेंसी इधर कार्बन से जुड़ी हुई है। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो ये द्वितीयक OH समूह हो गया। यही स्थिति यहाँ पर भी है, ये भी द्वितीयक हो गया जाके, और यही स्थिति यहाँ पर भी है, और यही स्थिति यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो OH समूह है ये वाला, ये OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। शेष जो 4 OH समूह हैं ये द्वितीयक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं उनकी संख्या होगी 1। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा 1। अब इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हम ये जान लें कि कौन से पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें COCH3 समूह होता है, COCH3 समूह होता है, वे सभी एल्डिहाइड, जैसे CH3CHO, इसमें COCH3 समूह है, इसमें भी COCH3 समूह है। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें COCH3 समूह होता है वे हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। वे नहीं देते जिनमें COCH3 नहीं होता है। जैसे HCHO है तो इसमें CO तो है लेकिन CH3 कहीं पर है ही नहीं, तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दे पाएगा। इसके अलावा वे अल्कोहल भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनके ऑक्सीकरण से COCH3 समूह वाले एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH2OH है, इसका अगर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो H यहाँ से और प्लस O निकल जाएगा, यानी CH3CHO बनेगा जाके। तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। कुल मिलाकर यहाँ इतना समझना है कि वो यौगिक जिनमें COCH3 समूह होता है वे क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, या किसी भी हैलोजन और क्षार के साथ क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग हैलोफॉर्म कहते हैं। तथा अगर हम इसको देखें तो इस आधार पर यहाँ पर RCOCH3 है, तो इसमें COCH3 का समूह उपस्थित है। हालांकि हो इसमें भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, इस R में हो सकता है तृतीयक एल्केल हो। यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ तो CO ही नहीं है तो CH3 होगा क्या? ये दो तो हो ही नहीं सकते किसी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पर CO नहीं है, और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि CO के साथ CH3 ही लगा हो सकता है कुछ और एल्केल समूह लगा हो जिसमें CH3 ना हो, C2H5 हो सकता है, तो वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती कैसे है। जैसे ये हमने लिया RCOCH3, इसकी हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो RCO यहाँ से CCl3 प्लस 3HCl हो जाएगा। अब ये क्षार के साथ क्रिया करेगा
RCOCl3 प्लस NaOH। तो यहाँ से H और ये CCl3, तो ये आपका RCOONa प्लस CHCl3 बन जाएगा। यानी कि इसने क्लोरोफॉर्म बना दिया। इसका मतलब आपका सही आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट सही आंसर। अब इसका जो चा पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि कार्बेल अमीन अभिक्रिया, देखिए 2 बार अमीन लिख दिया है। कार्बेल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड। कार्बेल अमीन अभिक्रिया किसी भी प्राथमिक अमीन की जब हम क्लोरोफॉर्म या KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्राथमिक अमीन है RNH2, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 कार्बन ट्राईक्लोरोमेथेन प्लस KOH से क्षार से करवाएंगे तो RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा जाके वो चौथा होगा, आइसोसाइनाइड। कार्बेल अमीन अभिक्रिया में इसको कार्बेल अमीन परीक्षण भी कहते हैं। एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरे का क्या है? ठोस के बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अपनी निश्चित ज्यामिति या आइडियल व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन परम शून्य ताप पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। सामान्य ताप पर क्या होता है कि उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां आ जाती, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। यानी कि क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो दोष कहलाते हैं बिंदु दोष। तो बिंदु दोष के इन्होंने प्रकार पूछे हुए हैं, क्रिस्टल दोष, तो बिंदु दोष। तो क्रिस्टल में 2 तरीके के दोष आते हैं, एक तो रस समीकरण मितीय दोष, दूसरे अरस समीकरण मितीय दोष। जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं उनको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, और जो अरस समीकरण मितीय दोष होते हैं उनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं उसका मतलब ये है कि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात वो बदलता नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो रस समीकरण मितीय दोष हैं यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शॉटकी डिफेक्ट होता है और दूसरा फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। एक शॉटकी डिफेक्ट होता है और दूसरा फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल हमने बनाया, ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें जब शॉटकी डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो क्या होगा? एक धनायन इससे निकल गया मिसिंग और एक ऋणायन इससे मिसिंग हो गया। तो धनायन और ऋणायन मिसिंग हो गया, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे NaCl में इस प्रकार का दोष पाया जाता है, मतलब धनायन जितना निकला उतना ही ऋणायन निकल गया। ठीक है। अब दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये पाया जाता है कब? जब धनायन और ऋणायन की चीजें तो बराबर रहेंगी, लेकिन एक धनायन निकलकर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। और इसका उदाहरण है तुम्हारा AgCl। ये तब उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायनों के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, अंतर अधिक होता है। उसके बाद आते हैं अरस समीकरण मितीय दोष, यानी कि इन दोषों में धनायन और ऋणायनों का अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है, रेशियो स्थिर नहीं रहता है, तो इनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के, एक धातु आधिक्य और एक धातु न्यूनता। तो धातु आधिक्य कैसे होती है? जैसे मान लीजिए इसमें से धनायन अपनी जगह पे है, कोई ऋणायन निकल गया और उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, उसके आवेश को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया।
क्योंकि इसमें धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी और ऋणायनों का आवेश बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको धातु अधिकता दोष कहते हैं। इसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष क्या होगा कि धातु न्यूनता दोष में ऋणायन तो अपनी जगह पे रहा लेकिन धनायन मिसिंग हो गया, धनायन मिसिंग हो गया। तो मिसिंग हो गया लेकिन दूसरा वाला जो धनायन है उस पर एक धनावेश एक्स्ट्रा आ गया। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वे क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनमें जो धातु आयन होता है वो परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। जैसे आयरन का ऑक्साइड FeO, इसकी 2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसलिए फेरिक का ऑक्साइड धातु न्यूनता दोष यानी अरस समीकरण मितीय दोष को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न जो है परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए, जिसको पहले हम प्रैक्टिकल जीवन में समझते हैं। देखिए, अगर हम अगरबत्ती को कमरे में जलाएं तो उसका धुआं पूरे में फैल जाता है, अगरबत्ती का धुआं पूरे में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण। और परासरण की प्रक्रिया में एक विलयन को एक विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, तो देखते हैं कि विलायक के कण विलयन की ओर अपने आप चलने लगते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। तो अगर हम इनमें अंतर पूछा जाए तो अंतर कैसे बताएंगे। देखिए, जो विसरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता है। दूसरा, जो विसरण होता है उसमें विलेय तथा विलायक के कण दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं। भाई, कमरे की हवा कहीं भी जा सकती है और बल्कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। जैसे अगरबत्ती जलाएं तो जहाँ धुआं होता है, जहाँ जलती है वहाँ की सांद्रता अधिक होती है और जहाँ कमरे में फैलता है वहाँ की सांद्रता कम होती है। इसमें दोनों तरफ प्रवाह होता है। और परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह होता है। जो तुम्हारी विसरण की क्रिया होती है जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति कर सकते हैं, मतलब गैस भी अगरबत्ती की तरफ जा सकती है कमरे की और अगरबत्ती का धुआं भी कमरे की तरफ, यानी दोनों गति करते हैं, विलेय भी करता है, विलायक भी करता है, सब कुछ गति करता है। लेकिन परासरण की क्रिया में केवल और केवल विलायक के कण गति कर सकते हैं, विलेय के कण गति नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर उदाहरण पूछा गया है तो विसरण की क्रिया का उदाहरण है अगरबत्ती के धुएं की खुशबू का कमरे में फैलना, ये विसरण का उदाहरण हो गया, ठीक है। और परासरण का जो उदाहरण है कि अगर हम अंडे या किशमिश को पानी में डाल लें तो वो फूल जाएगी, तो ये परासरण का उदाहरण हो गया। 3 अंतर और ये 2 एक एक उदाहरण हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न जो है वो है विशिष्ट तथा मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L/A होता है, जहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई है और A क्षेत्रफल है। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व G कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं कापा, यानी कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो रो की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो कापा = 1/, रो बराबर हो जाएगा R × A और ऊपर L। तो इसका मतलब कापा बराबर G × L/A हो जाएगा। अब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा कैसे करेंगे। एक हमने पात्र लिया जो कि घनाकार है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। इसकी 2 सरफेस को हमने इलेक्ट्रोड बना दिया, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव। अब इसमें हमने विद्युत अपघट्य भर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिट भर दिया, विद्युत अपघट्य का विलयन। तो देखिए,
अगर L की वैल्यू कितनी हो 1 और A की वैल्यू कितनी हो 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो चालकत्व विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। अगर L की वैल्यू 1 हो और A की वैल्यू 1 हो तो चालकत्व विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच की लंबाई 1 है तो L बराबर 1 हो गया और A बराबर हो गया, चूँकि इनका एरिया भी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम देखें तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 1 ml हो गया, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर हुआ जाके तो 1 ml हो गया। इसका मतलब ये हुआ जाके कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml का, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml का जो चालकत्व होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 ml का जो चालकत्व होता है उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये तो हो गई विशिष्ट चालकता की बात। अब बात करते हैं मोलर चालकता की। मोलर चालकता क्या होती है? सेम चीज यहाँ भी एक पात्र लिया हमने और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रोड लगाई, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर भी VML आयतन लिया, VML आयतन लिया। लेकिन अंतर क्या है? यहाँ आयतन कुछ भी हो लेकिन विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है। कितना घुला है? 1 मोल। तो किसी विद्युत अपघट्य की 1 मोल की जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर कितने की चालकता है? यहाँ पर 1 ml की चालकता को, जो 1 ml विद्युत अपघट्य होता है उसके चालकत्व को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी 1 ml चालकता बराबर 1 इंटू कापा। 1 ml की चालकता कापा के बराबर होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर। तो VML की कितनी हो जाएगी? V इंटू कापा। अब चूंकि VML बराबर कितना है? 1 मोल, तो 1 मोल की चालकता बराबर क्या हो जाएगी? V इंटू कापा। ठीक है। अब 1 मोल की जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है लैम्डा m, V इंटू के। अब जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाके लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या होती है? मोल विलेय के बटे आयतन लीटर में। तो मोल कितने हैं? 1, और मोलरता क्या है? m, और आयतन कितना हुआ? V लीटर। अगर इसको ml में कन्वर्ट करें तो 1000 बटे V हो जाएगा। यानी कि V की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1000 बटे m हो जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा m बराबर हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन में m। ये हो गई मोलर चालकता। तो मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में जो डिफरेंस है वो ये है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml की यानी वॉल्यूम स्थिर रहना चाहिए, उसमें कितने भी मोल घुले हों उससे कोई मतलब नहीं है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml के विलयन की जो चालकता होती है, चालकत्व होता है, उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। जबकि जो मोलर चालकता की बात करी जाएगी तो वहाँ पर आयतन कुछ भी हो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन उसमें जो विद्युत अपघट्य घुला हुआ है उसका केवल 1 मोल है। यानी 1 मोल द्वारा, विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा जितने भी आयन दिए जाएंगे उनकी जो चालकता होगी विलयन में वो मोलर चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता होगी विलयन की, और इसमें VML में जितने भी आयन हैं उनकी जो चालकता होगी। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता का अंतर। तो इसको तो आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में, एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हम वाकई में मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे।
तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगता है और मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है घ पार्ट, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। द्रव स्नेही, नाम से ही पता चल रहा है, द्रव से स्नेह करने वाले, द्रव विरोधी, द्रव से विरोध करने वाले। तो वे कोलाइड जो जल के संपर्क में या द्रव के संपर्क में आने से सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। तथा जो सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और है, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। अगर इनको उत्क्रमणीय कहते हैं तो द्रव विरोधी को क्या कहेंगे? नो डाउट अनुत्क्रमणीय कोलाइड ही कहेंगे। तो जो उत्क्रमणीय कोलाइड इनको क्यों कहते हैं? भाई इनको द्रव के संपर्क में लाए तो तुरंत इन्होंने कोलाइडी विलयन बनाया, फिर इनको अलग अलग कर दिया, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर से संपर्क में लाओगे तो फिर कोलाइडी विलयन बना लेंगे। तो ये कैसे हो गए? उत्क्रमणीय कोलाइड हो गए। लेकिन द्रव विरोधी को अगर तुमने एक बार अलग अलग कर दिया तो फिर इनको आप संपर्क में लाएंगे तो ये पुनः फिर कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाएंगे। ठीक है, तो द्रव स्नेही के जो उदाहरण हैं वो तुम्हारे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सरेस, इनको जल में आप घोलिए तो आसानी से कोलाइडी विलयन बनेगा। और जितनी भी धातुएं हैं या धातु के सल्फाइड, जैसे गोल्ड है और गोल्ड का सल्फाइड है, इस तरीके से जो कोलाइडी विलयन होंगे वो द्रव विरोधी कोलाइड का उदाहरण है। आई थिंक 3 अंतर दोनों में हो गए और समझ में भी आ गया होगा। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरे का पार्ट है 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि 58.1 ग्राम NaCl बराबर कितने मोल होंगे NaCl के। 58.1 ग्राम में हम NaCl के अणु भार का, यानी Na का होता है 23 और Cl का 35.5, तो ये 58.5, 58.1 बटे 58.5, ये लगभग 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल 58.5 ग्राम NaCl 1 मोल के बराबर होता है। अब 1 मोल में NaCl के अणुओं की संख्या कितनी होगी? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की या कणों की संख्या जो होती है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, यानी 6.022 गुणित 10⁻23 इतने अणु होंगे जाके। अब इन्होंने कहा है कि NaCl के इकाई सेल में, अब NaCl कैसा होता है? NaCl होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और हमें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो घटक कणों की संख्या होती है वो होती है कॉर्नर्स पे 1/8 × 8 प्लस फेसेस पे 1/2 × 6, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 होती है, यानी एक यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या 4 होती है। एक यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 घटक कण होते हैं, तो इसका मतलब इतने में कितने घटक कण होंगे, कितनी यूनिट सेल होंगी। इसलिए यूनिट सेल्स 58.5 ग्राम में होंगी जाकर के 6.022 गुणित 10⁻23 में 4 का हम भाग लगा दें, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 NaCl के लग जाएंगे, 4 घटक कण लग जाएंगे। तो 4 का जब हम भाग देंगे तो 1.5 गुणित 10⁻23 यूनिट सेल होंगी। ये इसका आंसर आ गया जाके। 58.1 ग्राम NaCl 1 मोल NaCl के बराबर होते हैं,
और 1 मोल में NaCl के कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और 1 यूनिट सेल में 4 कण लगे होते हैं। तो 1 मोल में जितने कण होंगे उसमें हम 4 का भाग लगाएंगे और 4 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो 1.5 गुणित 10 की पावर 23 इतनी यूनिट सेल्स आ जाएंगी। अब खा पार्ट में हम निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम पहला है NiCO का होल 4। तो ये उदासीन उपसहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें सबसे पहले हम CO का नाम लिखेंगे। तो CO क्या होता है? CO को क्या पढ़ते हैं? CO को पढ़ते हैं कार्बोनिल। तो कितने कार्बोनिल है? 4। तो टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, तो हमने लिगेंड्स CO का कार्बोनिल लिख लिया। तो टेट्रा कार्बोनिल। अब इसको Ni को क्या लिखेंगे? निकिल। तो ये जुड़ा हुआ रहेगा निकिल। और अब लास्ट में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो निकिल की मान लीजिए X है, प्लस कार्बोनिल उदासीन होता है तो इसकी होती है 0 = 0। CO की 0 होती है तो X = 0 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 0। ये NiCO का 4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है K2ZnOH का 4। तो ये जो है इसमें धनायन भी है और कम्प्लेक्स ऋणायन भी है। तो किसी भी विद्युत संयोजक यौगिक का जब हम नाम लिखते हैं तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम पहले लिख लिया। अब इस संकुल का नाम लिखेंगे जो कि ऋणायन है। तो इसमें सबसे पहले काय का नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स में कितने हैं? 4। और कौन है? OH। तो इसको लिखेंगे 4 के लिए टेट्रा और OH के लिए हाइड्रोक्सी। 4 के लिए टेट्रा लिख देंगे और OH के लिए हाइड्रोक्सी लिख देंगे। अब जिंक। तो ऋणायन में जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें सेंट्रल मेटल का एटम होता है, उसके लास्ट में 8 लगा देते हैं तो जिंकेट हो जाएगा। जिंकेट। और ब्रैकेट में जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इसको निकाल लेंगे। पोटेशियम की +1 होती है तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो गई, प्लस जिंक की X हमने मान ली, OH की -1 होती है तो 4 हैं तो -4 हो जाएगी। = कहीं कोई आवेश तो है नहीं, उदासीन है तो 0 हो जाएगा। तो X = आ जाएगी +2। इसका मतलब जिंकेट सेकेंड। जितने भी आए नंबर वहाँ पर हम यहाँ रोमन भाषा में लिख देते हैं। अगर 0 आएगा तो 0 लिख देंगे, 1 आएगा तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकेंड लिख देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब जो गा पार्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है ये तो हम लोग जानते ही हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है नए ऊतकों का निर्माण करना। जो टूट फूट हो जाती है शरीर में, जो चोट लग जाती है, जो घाव बन जाते हैं, तो टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी मरम्मत करना और शरीर की वृद्धि करना तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और साथ ही साथ शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। और प्रोटीन का विकृतीकरण, जैसा कि अभी पिछले सेट में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन, जो जैविक प्रोटीन होते हैं, उनकी एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति होती है, उनकी एक निश्चित हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अगर हम भौतिक परिवर्तन करें, किसी प्रोटीन के pH मान में परिवर्तन करें या फिर टेम्परेचर में परिवर्तन करें, तो उसकी जो प्रोटीन्स होती है संरचना वो टूट जाती है और विकृत हो जाती है। और संरचना, उसकी जो जैविक संरचना होती है, जो जैविक गुण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे अंडे को अगर हम उबाल लें तो वह प्रोटीन ठोस, उसका कोएगुलेशन हो जाता है, यानी कि स्कंदन हो जाता है और फिर वो दोबारा काम का नहीं रहता है, यानी वह जैविक कार्य नहीं करता है, उसकी संरचना डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहेंगे, जैसा कि पिछले सेट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद गैर धातु क्या है? इनके
गुण लिखिए। गैर धातु पर इन्होंने घुमाया है क्वेश्चन में। गैर धातु का मतलब जो धातु नहीं है, गैर माने दूसरे की धातु नहीं, गैर धातु का मतलब है कि अधातु की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। और अधातुएं क्या होती हैं? वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे अधातुएं कहलाते हैं। या आवर्त सारणी में जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो अधातुएं कहलाते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि अधातुओं के गुण लिखिए। तो ये गुण तो हम लोग अच्छा 6, 7 से 8 से 9 से 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कैसी होती हैं? नॉन कंडक्टर होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती। विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। दूसरी, ये टूट जाती है, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो ये आसानी से टूट जाती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। जैसे आपकी जो मेटल्स होती हैं उन पर अगर आप चोट मारेंगे, पीटेंगे तो वो फैलेंगी, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। ये तुम्हारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड या कठोर नहीं होती हैं। इसमें केवल एक अपवाद है हीरा, जो कि अधातु होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इस तरीके से अधातुएं क्या हैं ये सब लोग आप लोग जानते हैं और इनके गुण को भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। सो बच्चों, यहाँ तक हमने जो सेट नंबर आपका तीसरा है GJ सेट है, इसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चनों के लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो जय हिंद बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।